हेलो बच्चों। तो हम लोग अब आगे लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जो लाइव लेक्चर नहीं हो पाया था। तो हम लोग इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देख रहे थे। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया था। हमने एक तो देख लिया था डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड को हम लोग सी लेटर से दिखा रहे हैं। एक तो हमने एवरेज स्पीड देख ली थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देख ली थी, और आरएमएस स्पीड देख ली थी। दूसरा हम लोगों ने देखा था मीन फ्री पाथ लैम्डा के बारे में। वो कितना होता था, 1/√2 पाई d²n, जहाँ पे n क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हमने देखा था मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड। इसमें हमने क्या देखा था, dN/dc का c के साथ ग्राफ देखा था ना। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे, कोई भी कंटेनर में अगर गैस भरी हुई है तो इसके वॉल पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 1/3 mn/v इंटू CRMS का स्क्वायर। फिर इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें कुछ लॉ देखने थे। तो इसमें कौन कौन से लॉ देखने हैं, एक तो हमें देखना है बॉयल्स लॉ, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। फिर आज हम लोग अब देखेंगे चार्ल्स लॉ, गेलू सैक्स लॉ, फिर नेक्स्ट देखेंगे एवोगैड्रो लॉ। फिर इनको मिलाते हुए एक लॉ देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो बॉयल्स लॉ ऑलरेडी हमारा हो चुका है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चार्ल्स लॉ से। सेकेंड लॉ हम लोग देख रहे हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में देखो हम लोग क्या देखेंगे, हमें पता है P इक्वल टू होता है 1/3 mn/v इंटू CRMS का स्क्वायर। तो और हमें साथ में ये भी पता है कि CRMS प्रोपोर्शनल टू होगा √T, मतलब CRMS का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होगा T के। तो अगर हम लोग गिवन मास ऑफ गैस के लिए ना, अगर मास फिक्स कर दें, mn फिक्स कर दें ना, ये ऐसे मतलब फिक्स कर दिया कांस्टेंट है, और एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दे, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो V और ये RMS आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा ना। यही हमारा चार्ल्स लॉ है ना, कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं V/T इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। और अगर अलग अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम्स पता है तो उनको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। चार्ल्स लॉ का देखिए स्टेटमेंट क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कुछ V0 है, और वहां से आप अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, जो भी पहले था V0 प्लस उसमें V0/273 ऐड हो जाएगा ना। 0 डिग्री के वॉल्यूम का 1/273 टाइम वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। फिर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो फिर से इतना ऐड होता जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं T डिग्री पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो T डिग्री पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का वॉल्यूम प्लस V0/273 इंटू टी ना। ये T टाइम बढ़ चुका होगा ना, तो T टाइम ये ऐड करोगे, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दो। हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर ये V0/273 बढ़ेगा ना। तो T डिग्री बढ़ा मतलब T टाइम्स
इसको आपको बढ़ाना है। तो आपका टी डिग्री पे वॉल्यूम कितना आ गया, पी नॉट इंटू 1 + T/में 273, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वी नॉट 273 + T/में 273। अब इसको हम बोल सकते हैं 273 प्लस इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे ना, टेम्परेचर एट केल्विन है। तो यहां से देखो ये प्रूव हो जा रहा है कि VT/T = V0/273 है। ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो हमारा क्या आ गया है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर ना। यहाँ ध्यान रखना है V/T में टी हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर एट केल्विन लिखना है ना। यहाँ पे टी हमेशा क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब अगर हम लोग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आएगा, V/T इक्वल टू कांस्टेंट आया हुआ है ना, इसका मतलब V इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू T ना, Y इक्वल टू mx टाइप ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसा कुछ ग्राफ हो रहा होगा। वॉल्यूम टेंडिंग टू जीरो, ऐसे एग्जैक्ट जीरो नहीं दिखाते क्योंकि आइडियली जीरो वॉल्यूम अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं ना, जीरो के पास में डॉट डॉट फिर आगे ऐसे दिखा देते हैं। और इस VT ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप देखें तो स्लोप कितना बोल सकते हैं, स्लोप हम कैसे निकालेंगे, PV इक्वल टू NRT यूज करेंगे। PV इक्वल टू NRT हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी यहाँ जरूरत है तो देख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं V इक्वल टू NR/P इंटू टी ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्लोप है कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे क्या है, NR/P है, मतलब वही हमारा स्लोप है। तो स्लोप जो है उसको हम लोग m से दिखाते हैं, तो m क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है ना। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्लोप कम होगा। मतलब अगर आपको ऐसे दो ग्राफ दे दिए जाए, एक कोई P1 प्रेशर पे ग्राफ बनाया हुआ है और एक कोई P2 प्रेशर पे ग्राफ बनाया हुआ है, और इसमें पूछा जाए कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है और कौन सा कम है, सर वॉल्यूम है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक तो क्या P1 ग्रेटर देन P2 है, या फिर P1 लेस देन P2 है, या फिर P1 इक्वल टू P2 है, या फिर कुछ बोल नहीं सकते, कैन नॉट से। तो हमें पता है कि अगर हम स्लोप चेक करें तो पहले का स्लोप अगर m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो m2 इज ग्रेटर देन m1। इसका थीटा ज्यादा है ना, तो tan थीटा ज्यादा है, और स्लोप अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो हम बोल सकते हैं फिर यहाँ पे P2 जो होगा वो लेस देन P1 होगा, मतलब P1 ग्रेटर देन P2, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉ देख रहे हैं। नेक्स्ट लॉ को हम लोग बोलेंगे गैलुसैक लॉ।
या फिर इसको बोल सकते हैं चार्ल्स लॉ फॉर प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये लॉ में क्या बताया गया है, ये पीछे वाले लॉ का स्टेटमेंट लिखना रह गया। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या था कि इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम, if we increase temperature by 1 degree centigrade, then volume will increase by 1 by 273 times of volume of 0 degree centigrade। ये हमें याद रखना है, ये स्टेटमेंट है इस चार्ल्स लॉ का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ वी इंक्रीज वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर by 1 degree centigrade, then volume will increase by 1 by 273 times volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो यहाँ पे बताया वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये सेम ही चीज जो होती है यही गैलुसैक लॉ में भी होगा कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कुछ पी नॉट है और अगर हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा, कितना बढ़ जाएगा, जो पहले था वो प्लस 0 डिग्री के प्रेशर का 1 बाई 273 टाइम्स। तो ऐसे हर बार एक एक डिग्री बढ़ाते जाओगे तो इतना ऐड होता जाएगा। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल प्रेशर हो चुका होगा, पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 इंटू टी ना, इसको हम बोल देंगे पी टी, टी डिग्री सेंटीग्रेड का प्रेशर। तो वो कितना आ गया, पी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। तो यहाँ आ जाएगा पी टी इक्वल टू पी नॉट, ये 273 प्लस टी ओवर 273। तो हम इसको बोल देंगे पी टी ओवर, ये हमारा ऐड होके कितना हो जाएगा, 273 प्लस टी को कैपिटल टी बोल देंगे और कैपिटल टी को इधर ले आएंगे ना। तो यहाँ पे 273 टेम्परेचर है, ये उसका प्रेशर है, यहाँ 30 केल्विन टेम्परेचर है, ये उसका प्रेशर है। तो एक तरह से क्या हो गया, जो भी हमारा टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर का जो प्रेशर है उसका रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो यही गैलुसैक लॉ है कि प्रेशर exerted by gas will be directly proportional to temperature of gas। ना स्टेटमेंट में हम क्या लिख देंगे कि if we increase temperature by 1 degree centigrade, then pressure will increase by 1 by 273 times pressure times pressure of 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग पी और टी का ग्राफ बनाए तो फिर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ग्राफ पी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू टी, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे आ जाएगा। फिर से इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो रही होगी, तो हम निकाल सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी से पी इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। तो स्लोप जो होगा tan थीटा की वैल्यू एन आर बाई वी होगा ना। tan थीटा
मतलब स्लोप है एन आर बाय वी। इसका क्या मतलब हुआ कि स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास कम होगा। और ये सब ध्यान रखना है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट मास के लिए ना। m इंटू एन टोटल मास था वो कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। हाँ, गिवन मास के लिए मतलब कांस्टेंट मास के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस, जिसको हम लोग चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर भी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे अगर हम दो अलग अलग कंटेनर में गैस रखें ना, और अगर इनका सपोज ये वॉल मूव कर सकता है, पिस्टन लगा यहाँ पर, दोनों सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे हैं, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे वो प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स। ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा होगा और नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एन प्रोपोर्शनल टू वी ना, मतलब एन बाई वी इक्वल टू कांस्टेंट ना। स्टेटमेंट क्या होगा, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वॉल्यूम occupied by gas will be directly proportional to number of moles of gas। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। फिर इन पांचों लॉ को हम लोग मिला करके आइडियल गैस इक्वेशन बताते हैं। इन पांचों लॉ को मिला करके आइडियल गैस इक्वेशन बनती है जो होती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होगी। अगर प्रेशर को आप एटीएम में लिखोगे, वॉल्यूम को लीटर में, तो आर को इसमें लिखोगे। अगर सब कुछ एसआई यूनिट में डाल रहे हो तो आर की वैल्यू 8.314 लिखोगे जूल पर मोल पर केल्विन। अगर सीजीएस में लिख रहे होगे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे सारे लॉ हो गए जो हमने प्रेशर वाले एक्सप्रेशन का यूज करके देखा। अब इनको यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम करने हैं। जूम वाले बोर्ड पे थोड़ा सा पेन अजीब सा चल रहा था तो मैंने चेंज किया है, अभी वो वन नोट यूज कर रहा हूँ। तो देखो इसमें हमें अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मान लो हमने दो ग्लास के ऐसे बल्ब लिए और उनको आपस में कनेक्ट किया। सपोज बीच में कुछ स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। ये इनिशियली P1 प्रेशर पे था, ये P2 प्रेशर पे था। दोनों का वॉल्यूम कुछ सेम है। ये कुछ T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे। T1 एंड T2 जो है वो फिक्स है ना, मेंटेन है, उनको चेंज नहीं करना है।
तो हमें बताना है व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर जब स्टॉप कॉर्क को हम हटा देंगे वहां से। आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड फाइनल प्रेशर इन ईच बल्ब व्हेन टॉप कॉर्क इज रिमूव्ड। आप पहले पॉज करके ट्राई कर लेना, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखना है ना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो, जब आप स्टॉप कॉर्क हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, कोई एक साइड में मान लो हाई प्रेशर है, दूसरे साइड में लो प्रेशर है, तो उधर से दूसरे साइड को गैस फ्लो होगी ना। कब तक फ्लो होती रहेगी? जब तक कि दोनों साइड में प्रेशर सेम नहीं हो जाए ना। गैस हमेशा किधर से किधर फ्लो होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और फाइनल क्या होगा, दोनों साइड में प्रेशर सेम हो जाएगा। और आपको साथ में बोला गया कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना है दोनों साइड का, वो मेंटेन है। वॉल्यूम भी दोनों का कुछ वी है। तो अब देखो, जो भी गैस इधर है और इधर है, दोनों साइड के नंबर ऑफ मोल्स का सम वही होना चाहिए जो शुरू में था। जो यहाँ पे N1 था, इधर N1 था और इधर N2 था। तो वो N1 N2 का सम अब भी वही होना चाहिए। तो मान लो अगर शुरू में इधर N1 मोल्स थे, इधर N2 मोल्स थे, और अभी इधर N1 डैश है और इधर N2 डैश है, तो आप बोल सकते हो N1 प्लस N2 बराबर होगा N1 डैश प्लस N2 डैश। और पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम लोग बोल सकते हैं एन इक्वल टू क्या होता है, पीवी बाई आर टी। तो जब N1 लिखेंगे तो इधर का P1 लिखेंगे ना, यहाँ का P1 लिखेंगे, इधर का वॉल्यूम लिखेंगे और आर टी यूज करेंगे। तो N1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं P1 V बाय आर टी वन ना, यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू डाल रहे हैं। N2 की जगह P2 V अपॉन में आर टी टू इक्वल टू N1 डैश की जगह फाइनल प्रेशर इधर क्या है, P। फाइनल दोनों साइड का प्रेशर सेम हो चुका है ना, तो पी वी बाय आर टी वन। टेम्परेचर दोनों बल्ब का अपना जो भी है वो मेंटेन है। तो पी वी बाय आर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना, पी को कॉमन कर लेंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी वन बाई टी वन प्लस टी टू बाई टी टू अपॉन में वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू। तो आप चाहे तो इसको फिर आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने कोई एक ग्लास का ऐसे रॉड लिया है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, और अगर अब हम इसको कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लग जाए, इसकी लेंथ कुछ एल है, इसके अंदर जो गैस भरी है उसका कुछ मोलर मास एम है ना, एम इसका मोलर मास है। तो हमें बताना है कि अगर इसके एक्सिस पे प्रेशर की वैल्यू कुछ P1 है ना, एक्सिस पे P1 की वैल्यू दी हुई है, तो एंड पर प्रेशर कितना होगा वो निकालना है ना। और ये टेम्परेचर हर जगह यूनिफॉर्म है और टी है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर टी है और वो कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप पहले पॉज करके सोच लेना, फिर हम ट्राई करेंगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोच सकते हो, आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो यहाँ से जैसे जैसे हम आगे जाना है, पी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा ना। तो अगर हम कुछ मान लेते हैं कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे एक छोटा सा डी आर थिकनेस ले लेते हैं गैस का।
तो वो गैस क्या हो रही है, यहाँ पे रोटेट हो रही होगी आर रेडियस के सर्कल में ट्यूब के साथ साथ। तो इसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होगा। सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, अगर आर डिस्टेंस पे प्रेशर पी है और आर प्लस डी आर पर प्रेशर पी प्लस डी पी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस जो गैस का ये छोटा सा सेक्शन है, इस पे इधर से कुछ फोर्स लग रहा होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए है तो इधर से फोर्स लग रहा होगा पी इंटू ए। इधर से फोर्स लग रहा होगा पी इंटू ए, जबकि इधर से फोर्स लग रहा होगा पी प्लस डी पी इंटू ए। तो इधर से एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा ना, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा ये ही उसको सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा, डीपी इंटू ए। वो बराबर हो जाएगा इतने पार्ट का मास। मास कैसे निकालोगे, तो ये अभी देखते हैं ना मास कैसे निकाल लेंगे, डीएम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखो डीएम निकालना है, हमें इस पार्ट का वॉल्यूम पता है ना, इस पार्ट का प्रेशर पता है। तो हम इस पार्ट के लिए मास कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम इतने पार्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो आप डीएम कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स जो भी होंगे वो इनटू उतने पार्ट का प्लस एक मोल का मास। एक मोल का मास एम है ना, तो हमें इस पार्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो निकालने हैं, वो मान लो डीएन है नंबर ऑफ मोल्स। तो वो आप कैसे निकालोगे, उस पार्ट इतने पार्ट के लिए अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, उस पार्ट पे प्रेशर तो आप पी से पी प्लस डीपी हो रहा है ना, तो मतलब पी मानोगे, पी इंटू वी। वी कितना लिखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो हम बोल सकते हैं उतने पार्ट के लिए एन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम उतने पार्ट का मास निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं इस जगह पर। तो dp इंटू ए इक्वल टू आ जाएगा पी ए डी आर एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमारा ए दोनों साइड से कट जाएगा ना, यहाँ पे आ गया dp बाई पी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, जब आर की वैल्यू जीरो थी तब प्रेशर P1 था, और जब आर की वैल्यू एल होगी ना, ये एल लेंथ का पूरा पाइप है, एल लेंथ का पाइप है ना, तो उस टाइम पे प्रेशर कितना है वो निकालना है, वो पी है कुछ मान लिया। तो ये कितना आ जाएगा, एल एन पी बाई P1 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाहर जाएगा, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल तक। तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू ना, लिमिट डाल देंगे, इधर आ गया एल एन पी बाई P1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एल एन को इधर ले आएंगे तो पी बाई P1 इक्वल टू ई के पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू। तो P इक्वल टू आ जाएगा P1 ई के पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू। ये हमारा दूसरे एंड का प्रेशर आ गया। ठीक है, सबको समझ आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने कोई एक ट्यूब लिया हुआ है, ऊपर से इसमें हमने एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक का मास कुछ एम है और अंदर गैस भरी हुई है, और अभी इसकी लेंथ ये एल है, बाहर एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ पी नॉट है।
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ट्यूब का कुछ ए है ना, स्टार्टिंग में ऐसे है। और अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इस ट्यूब को ऐसे थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दें, ऐसे थीटा एंगल पे अगर हम इंक्लाइन कर दें, तो अब यहाँ पे जो लेंथ आएगी गैस की वो कुछ एल डैश हो गई। तो एल डैश की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे सब कुछ हो रहा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं यहाँ पर। आप पहले पॉज करके ट्राई कर लेना फिर करना ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। शुरू में अगर हम मान लेते हैं इसके अंदर का प्रेशर पी है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे फोर्सेस बैलेंस है, नीचे से पी इंटू ए लग रहा होगा और ऊपर से एम जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इंटू ए लग रहा होगा। तो आप बोल सकते हो इनिशियली पी इंटू ए, शुरू का जो इधर से प्रेशर लग रहा है, शुरू का जो इधर से प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा ऊपर से जो फोर्स लग रहा है और जो इसका वेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं पी इंटू ए, नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स पी नॉट इंटू ए प्लस एम जी ना, ये दोनों डाउनवर्ड है और ये वाला ये अपवर्ड है ना, और ये दोनों डाउनवर्ड है। फिर जब आपने थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया तो अब वेट ऐसे लग रहा होगा, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। ये एंगल हमारा थीटा है। तो एम जी का इधर को जो कंपोनेंट आ रहा होगा वो एम जी कॉस थीटा आ रहा होगा, और इधर को आ रहा होगा एम जी साइन थीटा है। तो एम जी साइन थीटा तो इसके वॉल से बैलेंस हो जाएगा। अब गैस की तरफ इधर को जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, एम जी कॉस थीटा प्लस इधर से एटमॉस्फेयर का फोर्स पी नॉट इंटू ए। और ये सब किससे बैलेंस होगा, जो नया प्रेशर है। अगर इनिशियल प्रेशर को पी वन बोलते हैं, ये पी वन लिख देते हैं, और नए प्रेशर को पी टू बोलते हैं, तो अब पी टू इंटू ए ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस करते हैं, बराबर होगा एम जी कॉस थीटा प्लस पी नॉट इंटू ए। तो हम बोल सकते हैं पी टू इक्वल टू कितना है, एम जी कॉस थीटा अपॉन प्लस पी नॉट। और पी वन कितना आया था, पी वन आया था पी नॉट प्लस एम जी बाय ए। अब हमें पी वन पी टू पता है, और अब हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पी वन वी वन बराबर होगा पी टू वी टू। वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। पहले का वॉल्यूम कितना बोलेंगे, इनिशियल लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और फाइनल वॉल्यूम कितना बोलेंगे, नई लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये कट जाएगा, एल डैश निकालना है ना, तो एल डैश इक्वल टू आ जाएगा पी वन बाय पी टू इंटू एल। और पी वन पी टू आपको पता है ना, ये दोनों इक्वेशन से पी वन पी टू पता है, वो डाल दोगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा। ये हमारी नई लेंथ हो गई एल डैश की वैल्यू। देखिए इसके बाद हमें एक और लॉ पढ़ना है, लॉ फॉर ओपन वेसल। लॉ फॉर ओपन वेसल क्या है, सपोज हमने एक कोई कंटेनर लिया है जो ऊपर से ओपन है और इसमें कोई गैस भरी हुई है ना? तो जब बाहर का प्रेशर कुछ पी नॉट है, अंदर भी पी नॉट प्रेशर कुछ रहा होगा क्योंकि ये ओपन है, तो जो बाहर होगा वही अंदर होगा। और इसके अंदर कुछ एन मोल्स ऑफ गैस है कोई टी टेम्परेचर पे। अब अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मूव करेंगे ना, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होगा और प्रेशर कांस्टेंट होगा।
ना, यहाँ पे आप इस गैस का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पीवी इक्वल टू एन आर टी से पी चेंज नहीं हो रहा है, वी चेंज नहीं होगा ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोल्स बाहर निकल निकल के भागेंगे। तो आप बोल सकते हो एन इंटू टी, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। आप बोल सकते हो N1T1 इक्वल टू N2T2। कभी भी आपको बोला जाए कि इस टेम्परेचर पे इतने मोल्स थे, तो नए टेम्परेचर पे कितने मोल्स बचेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा लॉ के बारे में हो गया। अब हमें इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम।